अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखा, जो कि इसी चैप्टर का एक टॉपिक था। अब हमने देखना है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, इसका समहाउ इंट्रो हम देख चुके थे, लेकिन इसकी डिटेल्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, किस तरीके से एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, उसका मीडियम क्या है, उनका ऑर्गन सिस्टम क्या है, वो तमाम चीजें आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। जैसे कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में क्योंकि स्टोमेटा वो पार्ट होते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन एनिमल्स में भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और हेल्प करते हैं उसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जैसे प्लांट्स के अंदर हम लास्ट वीडियो को अगर रिकॉल करें कि प्लांट्स के अंदर जो हमें गैसेस एक्सचेंज जरूरी था, वो किसने जरूरी था? क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस करना था। फोटोसिंथेसिस क्यों करना था? ताकि वो अपना फूड बना सके। और रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा था प्लांट्स में, ताकि क्या कर सके, उस फूड को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में इन दो चीजों के लिए जरूरी था, लेकिन एनिमल्स में किस चीज के लिए जरूरी है? एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज जरूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन किस लिए जरूरी होती है, या रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है एनर्जी प्रोडक्शन। यानी जब गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स में होगी, कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं? जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी बॉडी के बाहर एक्सहेल या रिलीज कर देते हैं एनिमल्स। अब जब वो ऑक्सीजन जो लेते हैं, ये वाली ऑक्सीजन जो लेते हैं एनिमल्स, इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसकी प्रोसेस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये है कि ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है ना यहाँ से गैसेस एक्सचेंज से, इसको एब्जॉर्ब करके इस ऑक्सीजन की प्रोसेस में इस फूड को बर्न करके, ठीक है, बर्न किया, यानी गैसेस एक्सचेंज से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की, उस ऑक्सीजन की प्रोसेस में इस फूड को बर्न किया। बर्न करने के बाद एटीपी या एनर्जी प्रोडक्शन हुई। एटीपी यानी एनर्जी ही है, ठीक है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन हो गई। रेस्पिरेशन क्या है? ये पूरा प्रोसेस है। तो गैसेस एक्सचेंज किस लिए जरूरी है? ताकि रेस्पिरेशन हो सके, ये पूरा प्रोसेस हो सके, और अल्टीमेटली एनिमल्स को एनर्जी मिल सके। वो एनर्जी किस लिए जरूरी होती है? अपनी बॉडी के बाकी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स को रन करने के लिए जरूरी होती है। एनिमल्स नीड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी गैसेस एक्सचेंज किस लिए जरूरी है? ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। यानी इस गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, उससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी किस लिए जरूरी है? ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। बाय द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन टेकन इन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड जो है बर्न की जाती है, प्रोड्यूस्ड एनर्जी। अब रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, जो कि नीडेड है एक्सचेंज के लिए, ठीक है, अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि कोई खास ऑर्गन मौजूद नहीं होता, तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उनकी सबसे आउटर लेयर होती है उनकी, एक बॉडी, एक सेल के ऊपर कंसिस्ट बॉडी की, जैसे कि ये। अब अमीबा कहाँ से रेस्पिरेशन करेगा? उसकी गैसेस कहाँ से एक्सचेंज होंगी? इस लेयर से। ये जो लेयर है, यहीं से, इसी सेम लेयर से ये ऑक्सीजन इनटेक करेगा, और इसी सेम लेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। अब जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जैसे कि फिशेस, ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, किंगडम एनिमेलिया के तमाम मेंबर्स, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी बॉडी सरफेस को भी यूज करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं और वो उस ऑर्गन सिस्टम को पूरा यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सरफेस तक की तो बात हो गई कि ये किस किस तरह की होती है और क्यों जरूरी है, लेकिन अब
अगर ये रेस्पिरेटरी सरफेस है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसी शराइत और कंडीशंस होनी चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस हमेशा थोड़ी सी वेट होनी चाहिए, यानी इट शुड बी मॉइस्ट। सारी रेस्पिरेटरी सरफेस जब हम आगे बढ़ेंगे ना एक ह्यूमन बीइंग की, तो हमें सही से समझ आएगा। उसके अलावा ये परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल का मतलब क्या है, यानी इसको चाहिए वो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर, वो परमिट करे, परमिशन दे और अलाउ करे गैसेस के एक्सचेंज को। अगर एक बहुत सारी मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जिनकी नेचर ऐसी होती है जो कि इम्परमिएबल इन नेचर होती हैं, वो अलाउ ही नहीं करती किसी भी मॉलिक्यूल्स को। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सरफेस है तो उसमें अंदर ये क्वालिटी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो अलाउ करे गैसेस को, गैसेस एक्सचेंज को, क्योंकि ऑब्वियसली इसका काम ही यही है कि इसने गैसेस को पास आउट करने करने देना। जैसे कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको थिन होना चाहिए, इतनी ज्यादा थिक अगर होगी तो उससे गैसेस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और समहाउ कि वो अलाउ भी ना करे। और इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी है वो ये कि अगर जितनी ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, नहीं जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इतनी सी, इससे कितनी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है बॉडी की और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है। और अगर इसके कंपैरिजन में एक रेस्पिरेटरी सरफेस हो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा हो, तो फिर ऑब्वियसली इसमें एक ही टाइम पे बहुत सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है और एट द सेम टाइम बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो सकती है। तो ज्यादा वॉल्यूम होने का ये एडवांटेज होता है कि जिस टाइम में छोटी सरफेस एरिया वाली रेस्पिरेटरी सरफेस जो है गैसेस एक्सचेंज करेगी, उस सेम टाइम में अगर रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा बड़ी होगी, तो उससे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सरफेस बड़ी होनी चाहिए, इतनी कि वो इतनी गैस एक्सचेंज कर सके, इतनी ऑक्सीजन को अलाउ कर सके कि वो बाकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनकी नीड को पूरा कर सके। सेल्स में ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वहां पे एटीपी प्रोड्यूस हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। फर्ज करें एक एक छोटी सी रेस्पिरेटरी सरफेस है जो बहुत टाइम लेती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में, और बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो है, कोई भी लिविंग बॉडी है जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर फर्ज करें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी है और उसमें बहुत सारे सेल हैं, तो फिर अगर छोटी सरफेस एरिया होगा रेस्पिरेटरी सरफेस का, तो इन तमाम सेल्स की ऑक्सीजन की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऑर्गेनिज्म के साइज के हिसाब से रेस्पिरेटरी सरफेस अल्लाह ताला ने बड़ी ही बनाई होती है। अब हमारे अंदर क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस भी बड़ी होती है, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो कम एरिया में हमारी बॉडी के अंदर एडजस्ट हुई हुई होती हैं। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? अब इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन तो समहाउ हमें आइडिया है, लेकिन ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज जस्ट दी, आपने अपने नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन ली और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी या एक्सेल कर दी। दिस इज जस्ट सिंपल ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सिर्फ। और जो वो एनर्जी प्रोडक्शन है, ये तमाम चीजें हैं वो रेस्पिरेशन में आती है। ब्रीथिंग में सिर्फ ये चीजें आती है, इनटेक और आउट ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग क्या है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये दोनों कनेक्टेड प्रोसेस हैं लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। ब्रीथिंग होगी तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? जो कि तमाम सेल्स में मौजूद होती है। अब ये एक्चुअली है क्या? बर्निंग ऑफ फूड है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसके नतीजे में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका नाम होता है एल्वियोलाई, जो कि कहाँ मौजूद होती है? लंग्स के अंदर। ये रहा आपके लंग्स का सिस्टम, ये है ट्रेकिया, ये है ब्रोनकाई, ये तमाम अभी इसको डिटेल में और देख लेंगे। ये है एल्वियोलाई। ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी, जिस इतनी देर से हम समझ रहे हैं ना रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां से एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी आपने जो ऑक्सीजन इनहेल की ना, वो
यहाँ तक लाई जाती है थ्रू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए यहाँ तक लाई जाती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में ट्रांसफर होती है और हमारे ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी से प्रोड्यूस हो जाती है, उसको सेम पाथवे से इन रेस्पिरेटरी सरफेस में रिलीज कर दिया जाता है। और फिर जिस जिस रास्ते से, जिस रूट से ऑक्सीजन यहाँ तक आती है एल्वियोलाई तक, उसी सेम पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर रिलीज की जाती है एटमॉस्फेयर में। ये है एल्वियोलाई। यानी ये एल्वियोलाई एक ऐसी सरफेस है जो कि डायरेक्ट क्या होती है, ब्लड सेल से कांटेक्ट में होती है। एल्वियोलाई क्या करते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं, या एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन लाई जाती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और फिर ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल सेम ऑपोजिट रूट होता है, लेकिन रूट सेम होता है लेकिन ऑपोजिट, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई में रिलीज कर दी जाती है और फिर ये वापस चली जाती है। तो ये थी रेस्पिरेटरी सरफेस जो कि हम इतनी देर से समझ रहे थे ना। अब इसमें भी कैसे एक्सटेंड होता है इसको भी देखते हैं। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पेयर ऑफ लंग्स और एयर पैसेजवेज। इसको यहां से देख लेते हैं। ये है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या है, ये दो लंग्स हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वहां क्या लिखा था कि लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स, पेयर मतलब दो, दो लंग्स हैं। और उसके बाद एयर पैसेज वे, यानी एक ऐसा रास्ता जहां से एयर हमारी बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती, ठीक है, ये वाला रास्ता, ये पूरा रास्ता। ये शुरू कहाँ से होता है, ये हमारे नॉस्ट्रल से शुरू होता है, नोज से शुरू होता है। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से पास होती हुई हमारे लंग्स के अंदर जाती है। यानी हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसमें कौन से दो पार्ट आ गए, एक तो ये आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर पैसेज वे, और दूसरा क्या है जहाँ पे मेन काम होता है, ये आ गया पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, अब हम लंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले लंग्स क्या है, लंग्स वेरी सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी इन नेचर होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट और पिंक इन कलर। अच्छा, लंग्स के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपकी बुक में आई गेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें कि लंग्स के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हार्ट के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है, किडनी के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है। तो उन सब का नाम होता है। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेन लंग्स के सराउंडिंग में होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड भी एक्चुअली उस लुब्रिकेंट का काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इन एंड आउट हो रहे होते हैं। हमारे लंग्स, क्योंकि ब्रीथिंग होने की वजह से लंग्स स्क्वीज होते हैं, फिर हमारे लंग्स में एयर फिल होती है, तो उसकी वजह से ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो, उसमें कोई कोई डैमेज ना हो सके, इस वजह से ये लुब्रिकेंट का काम जो है प्लूरल फ्लूइड करता है। इसकी वजह से ब्रीथिंग मूवमेंट जो है वो बहुत आसान हो जाती है। लंग्स आर इनक्लोज एंड प्रोटेक्टिव इन केज ऑफ बोन। लंग्स क्योंकि बहुत एक डेलिकेट और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं या सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए एक केज होता है जिसको हम रिब केज बोलते हैं, यानी पसली। जो कि अब रिब केज में क्या है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं पोस्टीरियरली अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम। अगर इसको यहाँ देखें, यानी ये आपके लंग्स हैं पीछे की तरफ, और फिर इसके बिल्कुल सामने इसको, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये रिब्स हैं। अब ये रिब्स जो हैं वो आगे की तरफ से जो है अटैच हुई हुई होती हैं हमारे सामने से, पोस्टीरियर एंटीरियरली अटैच हुई हुई होती है स्टर्नम से। स्टर्नम इस बोन को कहते हैं, जो ये पॉइंटेड शेप बोन है ना, इसको स्टर्नम कहते हैं। आगे की तरफ से एंटीरियरली रिब्स जो हैं इससे अटैच होती हैं और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुई हुई होती हैं। बिल्कुल लंग्स के नीचे साइड पे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करती है। अब ये डायफ्राम क्या करता है, ये ऊपर लंग्स वाले पोर्शन को, नीचे जो एब्डोमिनल का पोर्शन होता है ना, जहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट करता है, रिलाय करता है, वहां पे मौजूद होता है, तो ये उसको सेपरेट करती है। यानी एक आपकी बॉडी है, यानी जैसे ये ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कंसिडर कर लें ये हमारी, तो ये डायफ्राम है।
और ये डायाफ्राम ऊपर की थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। ऊपर वाली कैविटी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं जहाँ लंग्स होते हैं, और नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है हमारा। अब मिलियन ऑफ एल्व्यूलाइज जो होती हैं वो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। एल्व्यूलाई, अब एल्व्यूलाई अब तक देख लिया लंग्स, अब देखते हैं एल्व्यूलाई। नॉर्मली एल्व्यूलाई की शेप या इनका स्ट्रक्चर अपेरेंटली ऐसा होता है, लेकिन हमारे समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर ऐसे भी हम अवेलेबल है और ऐसे भी हम देख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसकी थिन वॉल्स होती हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस है ये, तो ये इसकी कंडीशन है कि ये इसकी थिन वॉल्स हो और ये परमिएबल हो ताकि ये अलाउ कर सकें गैसेस को। ठीक है, तो इसकी थिन वॉल्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है, और इसके सराउंडिंग में कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। जैसे कि ये वाली तो क्लियर है ना इस पे, ये वाली डायग्राम में, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये असल में ऐसी होती है। ये कैपिलरीज के बगैर हमें शो की हुई है, ये कैपिलरीज के साथ शो की हुई है, और ये एल्व्यूलाइज को भी डायसेक्ट करके दिखाया है। ये जो आपको ब्लू मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ये ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो रही है, यानी ये एल्व्यूलाई के ऊपर जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इसी कैपिलरीज में होते क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं, यानी वो ब्लड सेल्स, और एल्व्यूलाई में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है फिर वो ब्लड सेल्स में जाती है। एल्व्यूलाई की ऑक्सीजन जो है यहाँ से फिर ब्लड सेल्स में चली जाती है। उसके बाद ब्लड सेल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्व्यूलाई में रिलीज कर दी जाती है। इन ईच एल्व्यूलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड इनहेल एयर, यानी इनहेल एयर जो हमने की होती है, जो हमने एयर इनहेल की होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में चली जाती है। अब एयर पैसेज वे क्या है, एयर पैसेज वे यानी वो रास्ता जहां से हम हमारी जो है हम जो इनहेल करते हैं एयर को, वो गुजर के जाती है एल्व्यूलाई तक। एल्व्यूलाई तक गुजरने का रास्ता क्या कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ये हैं, ये रहे आपके नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया। फिर ये नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल कैविटी आती है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आते हैं, फिर आता है लेरिंग्स, ये है लेरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद आता है ये ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद आता है ये ट्रेकिया। फिर ये ट्रेकिया जो है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। जब ये डिवाइड होती है, पहले ये ट्रेकिया थी जब ये सिर्फ सिंगल थी, सिंगल ट्यूब्यूल थी, लेकिन अब जब ये दो ब्रांचेस में मजीद डिवाइड हो गई, क्यों डिवाइड हुई, क्योंकि इसने अब दो लंग्स में जाना है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई। ठीक है, ये दो जो ब्रांचेस हैं ये ब्रोनकाई हैं, और जब ये सिर्फ एक थी, अलग नहीं थी, ये ट्रेकिया थी। अब जब ये दो ब्रांचेस अलग अलग रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर चली गई हैं, तो ये वहां लंग्स के अंदर जाके मजीद फर्दर डिवीजन करेंगी और बहुत छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनाएंगी जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। यानी यहाँ तक क्या थी, ब्रोनकाई। फिर ब्रोनकाई मजीद डिवाइड हुई तो उसका ऐसे ही सिमिलर नाम रख दिया, वो है ब्रोनक्यूल्स। फिर ये ब्रोनक्यूल्स आगे बढ़ती रहती हैं और ये फाइनली यहाँ पर जाके एल्व्यूलाई बना देती हैं ये। ठीक है, एल्व्यूलाई क्या होते हैं, ब्रोनक्यूल्स के लास्ट में एल्व्यूलाई होती है। देखिए इस डायग्राम में भी शो की हुई है ये रही। ये आपका नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इस डायग्राम में शो नहीं है। उसके बाद लेरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया पर डिवाइड होती है, वो ब्रोनिकाई बनाती है। फिर ब्रोनिकाई अपनी अपनी साइड के लंग्स में जाते हैं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड होते हैं। फर्दर डिवाइड होने के बाद उनको ब्रोनिक्यूल्स कहते हैं। यानी ये थे ब्रोनिकाई। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम येलो से समझ लेते हैं कि ये है ब्रोनिकाई। और फिर जो ये फर्दर डिवाइड हुए ये छोटे छोटे मजीद जो डिवाइड हो रहे हैं ये है ब्रोनिक्यूल्स। फिर ब्रोनिक्यूल्स भी एट द एंड जाके क्या बनाते हैं, एल्व्यूलाई। ये रहे एल्व्यूलाई, ये रहे एल्व्यूलाई। ठीक है,
इनहेल एयर एंटर थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी से कहाँ से एयर जाती है? नेजल कैविटी हैज म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। नेजल कैविटी के अंदर यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। When air passes from nasal cavity, it becomes slightly hot. जब वो जो एयर होती है हमारी नेजल कैविटी से पास होती है तो वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है। नेजल कैविटी में क्योंकि हेयर्स भी मौजूद होते हैं, अब वो हेयर्स किस लिए होते हैं? ताकि वो ट्रैप कर सकें डस्ट पार्टिकल को और जर्म्स को। फिर क्या होता है कि ताकि आपके जो लंग्स तक है और आपके अलविलाई तक एक क्लीन और बिल्कुल नीट और क्लीन और डस्ट फ्री एयर जा सके। नेजल कैविटी उसके बाद कहाँ ओपन होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होकर लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोनिकाई, ब्रोनिक्यूल्स और एल्विलाई पर कंसिस्ट करता है। अब हम इसके हर पार्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो इनहेल एयर है वो नॉस्ट्रिल्स में आती है। नॉस्ट्रिल्स में भी नेजल कैविटी है यहाँ पे, यानी ये आपके नॉस्ट्रिल्स हैं। उसके बाद ये पूरी कैविटी है जिसको नेजल कैविटी बोलते हैं और इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेयर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? डस्ट और जर्म्स को ट्रैप करते हैं ताकि हमारे जो इनहेल एयर है वो लंग्स तक प्योरीफाई होकर जा सके। तो ये था नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल्स। अब ये नॉस्ट्रिल्स जाके किससे अटैच होते हैं? लैरिंक्स से और ट्रेकिया से। हम ट्रेकिया देख लेते हैं। यहाँ है लैरिंक्स, यहाँ है लैरिंक्स। लैरिंक्स फिर जाके अटैच होता है ट्रेकिया से। ट्रेकिया क्योंकि एक ट्यूब है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है, ताकि उसकी वॉल आपस में कोलैप्स ना हो, स्टिक ना हो, तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं, रिंग फॉर्म होता है जो इसको एक दूसरे से कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद ये जो ट्रेकिया है ये ब्रोनिकाई और ब्रोनिक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। नेजल कैविटी ओपन इनटू ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। नेजल कैविटी जो है पहले लैरिंग्स में ओपन होती है, उसके बाद ट्रेकिया में ओपन होती है। ट्रेकिया के बिगनिंग में क्या है? लैरिंग्स है, ठीक है, पहले लैरिंग्स है फिर ट्रेकिया है। और लैरिंग्स की एक ओपनिंग होती है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं ताकि हमारा खाना, क्योंकि इसको एक तरीके से सांस की नाली भी कहते हैं, तो इसको क्लोज होना चाहिए जब हम खाना खाएं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस ओपनिंग को क्लोज करने वाला जो लिड है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ट्रेकिया के सराउंडिंग में क्या होता है? सी शेप कार्टिलेजिनस बोन, जैसे ये इस डायग्राम में नजर आ रहा है हमें कि ये है कार्टिलेजिनस बोन है जो कि सी शेप की, ये कंप्लीटली नहीं होती, राउंड शेप की नहीं होती, सी शेप की होती है। उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड इनटू थोरेक्स। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है ब्रोनिकाई में और वो ब्रोनिक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और हर ब्रोनिक्यूल जो है वो एल्विलाई के ऊपर एंड करते हैं और एल्विलाई ही रेस्पिरेटरी सरफेस है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब एल्विलाई में कैसे? तो यहाँ तक का था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी सिर्फ ये सिस्टम है, अब इसमें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसकी फर्दर डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू गाइज लाइक इट, so don't forget to like, share and subscribe.